गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, कल हम आए थे पेज नंबर 171 तक, बराबर है ना? जहाँ पे हम पढ़ रहे थे डेटा दो टाइप का होता है, बराबर है? कौन से दो टाइप का डेटा होता है? क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एन एट्रीब्यूट, whereas a quantitative characteristic is known as a variable. Variable is of two types, discrete variable and continuous variable. Okay, अब समझो, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? समझो, ये लड़की मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, सुन रहे हो क्या? सर अभी ये क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में कितने बच्चे हैं? मैं बोल रहा हूँ क्लास में रहेंगे 50 से 70 बच्चे, 50 से 70। तो 50 to 70 एक रेंज डिफाइन किया मैंने, या इंटरवल डिफाइन किया। तो 50 to 70 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रह सकते हैं, बोलो? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। That's it. These are the possible values of number of students. समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट x के 20-25 कुछ पॉसिबल वैल्यूज है। 20, 21, 22, 25, 30, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 2 करोड़, 5 करोड़ पॉसिबल वैल्यूज है। ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड। अरे लिमिटेड है यार, अभी तो 10 सेकंड में तो सब काउंट भी किया था हमने। करेक्ट है। बट समझो, ये लड़की बोल रही कि सर आपका हाइट क्या है, बताओ आपका हाइट। मैं बोला बेटा एग्जैक्ट तो मैंने मेजर नहीं किया, बट 172 टू 175 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। तो मेरा हाइट क्या रह सकता है 172 और 175 सेंटीमीटर के बीच में? 170 क्या रह सकता है? अच्छा, 172.0936 सेंटीमीटर, 172.8196 सेंटीमीटर्स, 172.338126 सेंटीमीटर्स, 174.99263186 सेंटीमीटर्स। ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज है? मैं जिंदगी भर बता सकता हूँ ये वैल्यूज, तो भी ये सीरीज खत्म नहीं होगा कभी। यस और नो? 172 और 175 के बीच में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? इनफाइनाइट। बट अगर मैं समझो, ये लड़की पूछती कि सर आपके एक दूसरे बैच में कितने बच्चे हैं, अभी नए बैच में कितने बच्चे हैं? समझो मैं बोला होता 172 टू 175 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? या तो 172, या 173, या 174, या 175। चार ही पॉसिबल वैल्यूज है। तो एक अगर जब एक इंटरवल डिफाइन होता है, वो इंटरवल के बीच में इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम लिमिटेड वैल्यूज, इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज अ, समझा क्या? एंड अगर वो इंटरवल के बीच में वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। समझा क्या? समझो, ये लड़की पूछी कि सर आपका इनकम क्या है? मैं बोल रहा मेरा इनकम 2 से 3 करोड़ के बीच में है। तो 2 और 3 करोड़ के बीच में कितने पॉसिबल वैल्यूज है? इनफाइनाइट। मेरा इनकम ऐसे भी हो सकता है 2 करोड़ 10 लाख 15,823.81। अब बताओ, ऐसे तो कितने नंबर हो सकते हैं ना भाई? इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू नंबर्स और नॉट? Therefore, income can take any value within a given interval. इसलिए इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। चलो बोलो, मैं वेरिएबल बता रहा हूं, आप डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है वो बताओ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, डिस्क्रीट। देखो, कुछ गेस वर्क नहीं कर, क्या करने का, नंबर ऑफ ऐसे सोचने का भाई। 12 से 15 एक्सीडेंट, तो 12 से 15 एक्सीडेंट मतलब कितने? 12, 13, 14 या 15, लिमिटेड वैल्यूज। करेक्ट और नॉट? बट अगर मैं आपको बोलता वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, तो कोई भी एक इंटरवल लो, हाँ चलो 70 से 80, 70 से 80 के बीच में क्या हो सकता है वेट? 70.8126, 71, 71.2391, 72.5631, कुछ भी हो सकता है। इट कैन गेट अनलिमिटेड वैल्यूज। तो ये कौन सा वेरिएबल है? कंटिन्यूअस। तो क्राइटेरिया समझा क्या कैसे फाइंड करने का? तो लिखो डिस्क्रीट वेरिएबल, लिख रहे हो क्या? विद इन अ गिवन इंटरवल, विद इन अ, बोलो, गिवन इंटरवल, इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम, within a given interval, if a variable can assume, बोलो बच्चों, finite oblique, बोलो, limited values within a given interval, if a variable can assume finite or limited values, then बोलो, variable is said to be a discrete variable. Variable is said to be a, बोलो, discrete variable within a given interval. If a variable can assume finite or limited values, then variable is said to be discrete variable. कुछ गया दिमाग में? एग्जाम्पल्स, हाँ बताओ, डिस्क्रीट वेरिएबल के तुम एग्जाम्पल बताओ कुछ।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन्स बोल सकते हो आप. देन बोलो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल. होता है क्या? 125 एक्सीडेंट होते हैं क्या? 2 3 4 ऐसे ही रहेगा ना वो. समझो मैं लड़की को पूछो बेटा तूने कुछ एक्सीडेंट देखे है क्या? वो बोले हाँ सर मैंने जिंदगी में 8 से 10 एक्सीडेंट देखे. तो मैं बोला 8 से 10 मतलब 8.25 देखे रहेंगे, 8.43 एक्सीडेंट देखे रहेंगे. ऐसा है क्या? 8 से 10 मतलब 8 9 या 10. समझा क्या? समझो मैं ये लड़की को पूछ रहा बेटा तेरे घर पे कितने मेंबर्स है? वो बोल रही कि सर सब जॉइंट फैमिली हमारा बड़ा फैमिली है, 15 से 20 लोग है. 15 से तो 15 से 20 लोग मतलब 15.5 लोग रह सकते क्या? 16.25 रह सकते क्या? नहीं है. 15 से 20 में लिमिटेड वैल्यूज है. बट अगर ये लड़की बोलती कि सर मेरे पापा का इनकम 15 से 20 करोड़ है, तो 15 से 20 करोड़ के बीच में कितने पॉसिबल वैल्यूज है जो इनकम हो सकता है? इनफाइनाइट. करेक्ट और नॉट? समझो ये लड़की बोल रही सर मेरा एज 18 और 20 के बीच में है, तो 18 और 20 के बीच में उसका एज क्या हो सकता है? अरे ये सेंटेंस खत्म होते होते उसका एज इनफाइनाइट टाइम चेंज हुआ. एक सेकंड को भी तो हजारों लाखों पार्ट है ना. हम उसको इज्जत नहीं देते, कुछ काउंट नहीं करते बैठे, वो अलग है. यस और नो? बट टाइम ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल है ना. समझा कि आपको ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. देन बोलो नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ क्लासरूम्स. समझता है कि आपको ये कुछ गया दिमाग में? एक्सेट्रा. दीज आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स. नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स. समझो बोल रहा हूँ इस बुक में 5 से 8 मिस्टेक है, तो 5 से 8 मिस्टेक है मतलब या तो 5 है या 6 है या 7 है या 8 है. इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल. कंटिन्यूस वेरिएबल का डेफिनेशन तू बता मुझे. विद इन अ गिवन इंटरवल if a variable can assume बोलो infinite, that is unlimited values, infinite और बोलो unlimited values, then variable is बोलो मेरे भाई said to be a वेरिएबल इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. समझा आपको ये? वेरिएबल इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. एग्जांपल्स बताओ उसके कुछ एग्जांपल्स. हाँ बोलो. इनकम, एज, हाइट, वेट, मार्क्स. मार्क्स भी फ्रैक्शन में रह सकते हैं ना. हम अपने परसेंटेज मार्क्स 77.2391 हो सकता है ना, एक्सेट्रा. दीज आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स. समझा आपको ये? सैलरी ऑफ अ पर्सन, वेजेस ऑफ द वर्कर, कंटिन्यूस वेरिएबल. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन कौन सा बोलो? प्लूरल सेंस एज वेल एज सिंगुलर सेंस. ऐसे पढ़ा था क्या हमने ऊपर कहीं? स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज प्लूरल सेंस. तो क्या डेफिनेशन है? पढ़ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आ गया तो ऑप्शन में डेफिनेशन ही आएगी. आपको ज्यादा ज्यादा पूछेगा ट्रू और फॉल्स. समझा क्या? चलो क्या डेफिनेशन है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा collected usually with a view of having statistical analysis. and इधर क्या है बोलो? scientific method that is employed for collecting, analyzing and presenting data leading finally to drawing statistical inferences is the definition of statistics in singular sense. यहाँ पे और एक बार लिखते हैं. statistics is defined in बोलो मेरे भाई सिंगुलर एज वेल एज बोलो प्लूरल सेंस. स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस. स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस. समझा आपको ये? नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. पढ़ लो एक बार, सिर्फ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. क्या लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के? स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द aggregate. Individual has no significance. Statistics deals with the aggregate. Aggregate मतलब total. Aggregate मतलब क्या? Totality. समझ आया ना? Aggregate मतलब totality. An individual has no statistical significance. क्योंकि हम लोग एक बहुत लार्ज डेटा पे डिसीजन लेते हैं कई बार. समझ आया क्या? मोस्टली कंसर्न्स विद द बोलो क्वांटिटेटिव डेटा. तो कई बार स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव डेटा इग्नोर करता है.
जो डेटा नंबर के फॉर्म में आ सकता है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग, based on assumptions. Statistics is based on so many, बोलो, assumptions. So projections are likely to be inaccurate. Projections are likely to be inaccurate. अब देखो आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स से ही बने हुए हैं, समझ आए क्या? आपको क्या लगता है ये 100% एक्यूरेट लॉज है क्या? क्यों नहीं एक्यूरेट? अरे बहुत सारे assumptions पे बेस्ड होते हैं ये, करेक्ट और नॉट? इतना आसान रहता, विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स, कितना आसान काम होता ना, है या नहीं? विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स, तो अब एक आधा शेयर प्राइस सुबह से बढ़ गया है, ओके, तो मैं बढ़े हुए प्राइस पे बाय कर रहा हूं अभी, वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए था, मैंने बेचना चाहिए था, बट मैं फिर भी खरीदा, क्यों? मैं सोच रहा हूँ सुबह से 20 रुपए बढ़ा है तो और कल और ज्यादा बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तब बेचूंगा, अभी तो खरीद लेता हूं। मेरे एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस आर डिफरेंट ना, करेक्ट और नॉट? अभी तो प्राइस बढ़ा था बट मेरा एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस आर डिफरेंट, कस्टमर की सोच अलग है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज इज चेंजिंग, समझ रहा है क्या? अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस रहा तो ऐसा होता है खुजली, कई बार होता है या नहीं, आप बताओ? कई बार तुम लोगों का बाय करने का डिसीजन इज ओनली बेस्ड क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है, करेक्ट और नॉट? कहीं गए अकाउंट में पैसे ही नहीं रहा तो इज्जत में रहता है आदमी, है कि नहीं? तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है, ऐसा बैलेंस दिखा, आई रहेगी ना कभी तो खुजली, चलो एक टी शर्ट ले ही लेता हूं, देखे क्या लॉ ऑफ डिमांड उस वक्त, है या नहीं? तो कस्टमर इज रैशनल, समझता है क्या? इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज, करेक्ट और नॉट? एंड ये एजम्पशन रहा तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क होता है। अब बताइए एजम्पशन होल्ड गुड होने वाले क्या हर बार? कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा होता है क्या? करेक्ट है? एक लड़की को सुबह एक ड्रेस पसंद आ रहा है, रात को लग रहा है कि ये बेकार है, करेक्ट और नॉट? पॉसिबल है, करेक्ट है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, ये एजम्पशन होगा क्या यार? इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बहुत सारे एजम्पशंस पे लॉ बेस्ड रहते, समझ आया क्या आपको? तो जो स्टैटिस्टिकल लॉज है वो भी बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड है, करेक्ट है? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन, बोलो, रैंडम सैम्पलिंग, बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग, करेक्ट है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के जो लॉ बनते हैं वो कई बार हम लोग वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द होल पॉपुलेशन, इधर ब्रैकेट में लिखो, एज वी कैनॉट, बोलो मेरे भाई, इन्वेस्टिगेट दी, क्या बोलो, होल पॉपुलेशन, कभी भी हम पूरा डेटा स्टडी नहीं कर सकते, यस और नो? क्योंकि डेटा भी बहुत बार अनलिमिटेड होता है, तो हमारे डिसीजन जो होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? सैम्पलिंग। अच्छा मुझे बताओ, जो लोगों ने अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच ज्वाइन किया, हाँ क्या सोच के आपने ज्वाइन किया बताओ? आपको किसी ने कुछ बोला था या ऐसे ही इधर देखा फोटो अच्छा लगा आप घुस गए अंदर? हाँ, हाँ फिर क्या सोचे? किसी ने तो बोला रहेगा आपको, पास्ट वाले स्टूडेंट ने, हाँ भाई कर ले, मैं पास हुआ था ये बैच करके, मैं पहले एक बार फेल हुआ था, बाद में ये कर लिया 65 मार्क्स आए, ये कर लिया 68 आए, किसी ने तो बोला रहेगा, करेक्ट है? या किसी ने बोला रहेगा कि मैं तो पास नहीं हुआ बट मेरे 4-5 दोस्त पास हुए थे, है कि नहीं, ये बैच करके, पॉसिबल है? मुझे बताओ, मैंने मैथ्स आज तक कम से कम 30-40 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाया रहेगा, सबको जाके पूछे विनोद रेड्डी कैसा पढ़ाता है, आपने कितने लोगों को पूछा? 4, 5, 10, 15, 20, बहुत ज्यादा हुआ ये भी, करेक्ट और नॉट? तो आपका डिसीजन तो सैंपल पे बेस्ड था ना, आपने कहा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ, आपने जो सैंपल स्टडी किया वो बायस्ड भी रह सकता था, करेक्ट और नॉट? एकदम मेरे 15-20 एकदम फैन लोग हैं, उनको जाके आपने पूछा होता, राइट कैसे पढ़ाता है, आप बोले तो भाई वो तो भगवान है कि नहीं? तू पूछ तो कैसे सकता है? अब वो 20 लोग बोले रहेंगे और 50 लोग ऐसे भी रहेंगे ना, उसको जाके विनोद रेड्डी नाम मतलब कमीने का है नहीं, वो उसका नाम सुनते ना ऐसा मारने की इच्छा होती है कमीने को, है कि नहीं? एक नंबर का अरोगंट बेवकूफ इंसान है वो, पॉसिबल है भाई, करेक्ट और नॉट? तो आपने कौन सा सैंपल देखा उस पे बेस्ड है ना यार वो, करेक्ट और नॉट? आप में से किसी को एक आध बार में डाटा रहेगा, वो तो बाद में यही फीडबैक देगा ना, वो कमीना है कि नहीं? कौन इंसान है वो? कमीना, कमीना। और बराबर है कि नहीं? एक सांप दिखा और विनोद रेड्डी दिखा तो विनोद रेड्डी को पहले मारना चाहिए,
बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इससे ज्यादा कमीना इंसान है हो सकता है भाई, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है ना, करेक्ट है। बट कुछ लोगों ने ये भी बोला रहेगा ना कि भाई वो भगवान है, मैथ्स के हद तक वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। मुझे बताओ, एक ही प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग ओपिनियन रहता है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई हो सकता है, कोई बोल रहा है कि भाई मैं वो जो सबसे बेस्ट का मतलब मारुति छोड़ के दूसरे कार के बारे में तुम सोच तो कैसे सकते हो, पागल हो गया है कि नहीं? हार्डकोर फैन है वो फिर मारुति का। इज इट राइट और नॉट? तो आप बताओ, वो तो एक लिमिटेड सैंपल है ना भाई, करेक्ट और नॉट? तो कुछ अभी जैसे कि तुम मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करो, ऐसा लगता है कि अगली बार मोदी चुन के नहीं आने वाला है, ऐसा लगता है कि अगली बार वो खुद भी चुन के नहीं आएगा, क्योंकि मैं वही पोस्ट देखता हूँ सिर्फ। तो बार बार अब मेरे सामने वही आता है ना, वो भी तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है ना, ऑनलाइन भी स्टडी होता रहता है कि ये आदमी को किस में इंटरेस्ट है, करेक्ट और नॉट? जबकि कई सारे लोग, अभी सुशील भंडारी की फेसबुक देखा, वो तो आता रहेगा कि भाई नमो अगेन, है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं, मोदी की वजह से सांस ले रहे, मोदी की वजह से जी रहे। तो आप बताओ, कहीं ना कहीं किसका ओपिनियन क्या है, इज बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग और नॉट? समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया में भी एक सैम्पलिंग ही हो रहा है ना वहां पे। तुम कौन से पेजेस देखते हो, कौन से पेजेस को तुम पे ने ज्यादा स्पेंड किया टाइम, अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड पेजेस ज्यादा सर्च होते हैं ना बाद में, ऑटोमेटिक ऐसा होता है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग पे होते हैं, किस पे होता है? एंड इसकी वजह से वो गलत भी रह सकते हैं, एज सैंपल मे नॉट बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। लिखो नीचे, सैंपल मे नॉट बी, बराबर है ना बच्चों? सैंपल मे नॉट बी, सैंपल मे नॉट बी करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। कुछ गया क्या दिमाग में? सैंपल मे नॉट बी करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कंप्लीट ऑल एंटायर डेटा। सैंपल मे नॉट बी करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, दीज आर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समझे क्या भाई? समझे क्या? नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के कुछ मेथड्स है। मैंने आपको कल ये 4 मेथड बताए थे कि आपको ये थियरी पढ़ेंगे बच्चों, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है जो आपने को 1 सेकंड में 1 मार्क देके जाएगा। क्या 4 मेथड बताए थे मैंने, एक बार बताओ? इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर फील्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसको इन्यूमरेटर बोलते हैं, समझता है क्या? या इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। एंड जो आंसर देता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। जो आंसर देता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। समझता है क्या आप? समझो मैं इसको पूछ रहा हूँ कि बेटा 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें कौन चुन के आएगा तुम्हारे हिसाब से? ओके, वो बोल रहे सर क्या सवाल है, मोदी आएगा वापस। समझ रहा है कि नहीं? तो मैं हुआ इन्वेस्टिगेटर और वो कौन हो गई? रिस्पोंडेंट। वो कौन हो गई? रिस्पोंडेंट। एंड ऐसा अगर मैं समझो 5,000 लोगों को पूछा तो यू कैन से दैट आई हैव डन अ सैम्पलिंग सर्वे, या इसको एग्जिट पोल बोलते कई बार। एग्जिट पोल सुना रहेगा ना आपने। एंड वो एग्जिट पोल के ओपिनियन के बेसिस पे मैं तो टीवी, अगर समझो मैं न्यूज रिपोर्टर हूं, मैं तो यही बोलता हूं ना कि इंडिया चाहता है कि मोदी आएगा वापस। मेरे हिसाब से इंडिया मतलब वो 5,000 लोग है। समझा या नहीं? इंडिया का ओपिनियन तुमको कहां से पता चल गया भाई? तो तुमने अपना सैम्पलिंग सर्वे किया है ना बस, करेक्ट। बट बोलते हो तो ऐसा बोलते क्या? बोलते हो तो क्या बोलते हो? इंडिया, करेक्ट और नॉट? टीवी पे ऐड आता है, राइट, डेटॉल यूज करने वाले बच्चे ज्यादा स्कूल जाते हैं क्योंकि वो कम बीमार पड़ते हैं, है कि नहीं? इंडिया का साबुन डेटॉल, करेक्ट और नॉट? नीचे ऐसा छोटे से फॉन्ट में लिखा रहता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अ सैम्पलिंग सर्वे कंडक्टेड इन द एरिया ऑफ नोएडा ऑन 200 फैमिलीज। समझ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो भी बता रहा है वो बोलते कि नहीं, 90% डेंटिस्ट सुझाव करते हैं डेटॉल यूज करो, डेंटिस्ट या और कुछ, बराबर है कि नहीं? बोलते कि नहीं, कोलगेट यूज करो, ये यूज करो, बोलते कि नहीं? तो बताओ 90% डेंटिस्ट मतलब इंडिया के हर डेंटिस्ट को पूछे तुम जाके, करेक्ट है? तो उनका आंसर जो है वो तो सैम्पलिंग सर्वे पे ही है ना। किस पे है बोलो? सैम्पलिंग सर्वे, करेक्ट और नॉट? लोग अलग अलग क्लेम करते हैं कि नहीं, बताओ इंडिया लार्जेस्ट एकेडमी, इंडिया बेस्ट। कौन सा इंडिया बेस्ट भाई? हर एक आदमी इंडिया बेस्ट ही है। प्रेस्टीज पॉइंट में देखो, आपको इंडिया बेस्ट कॉस्टिंग फैकल्टी 5 मिलेंगी। इंडिया बेस्ट कॉस्टिंग फैकल्टी आपको 5 मिलेंगे कम से कम, जिसमें मैं नहीं हूं, करेक्ट और नॉट? जिसके पास 80% बच्चे जिसके पास पढ़ते हैं वो बेस्ट नहीं है, बचे हुए 5 जो है एकदम वो बेस्ट है।
समझ रहा है क्या? ये तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है ना भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर एक का अपना अपना क्लेम है, करेक्ट और नॉट, जिसको लीगली चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलते भाई हमने जो सर्वे किया है उसका ये रिजल्ट है, और हमारा सर्वे 10 लोगों पे था। हमारा सर्वे कितने लोगों पे था? 10 लोगों पे था, 20 लोगों पे था। इट्स पॉसिबल और नॉट? समझा? ओके, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ये थियरी अच्छे से पढ़ना है बच्चों, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हाँ चलो पढ़ो, पॉइंट नंबर 30 पढ़ेंगे क्या? इंटरव्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्ट में। वो इंटरव्यू के 3 पार्ट कौन से बताओ? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। हाँ चलो पढ़ो। इन पर्सनल इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेटर मीट्स टू द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन। सामने सामने बैठ के इंटरव्यू। नेक्स्ट, if there are some practical problems in reaching the respondent directly, we may go for indirect interview when investigator collects the information from the persons associated with the problem। मतलब हम डायरेक्टली उनको नहीं पूछ सकते। समझो कल जाके रेल एक्सीडेंट हुआ, समझो उनको जाके कैसे पूछ सकते हैं? कोई मर रहा है, कोई समझ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई राइट 90% बर्न हो चुका है पूरा, उसको हम पूछेंगे कि भाई कैसा लग रहा है? गलत है ना भाई ये। हम जनरली किसको पूछते? पीपल एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू इज द क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। तो इच इज द क्विकेस्ट मेथड। वैसे तो टेलीफोनिक, बट अगर टेलीफोनिक एंड मेल्ड दोनों आंसर रहे तो मेल्ड क्विकेस्ट है उससे भी, क्योंकि एक मेल हजारों लाखों लोगों को एट ए टाइम मेल भेज सकते हैं हम लोग, करेक्ट और नॉट? आजकल वैसे टेलीफोनिक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू एट अ टाइम 1000 लोगों को फोन लगाया जा सकता है। आप समझ रहे हो क्या? आपको लगता होगा कि आपको इंडिविजुअली कॉल आ रहा है, बट कई कई सारे आपने देखा रहेगा कि कभी कभी देखा रहेगा आपने कि आप 2 लोग दोस्त बाजू बाजू में हो, दोनों को एट अ टाइम एक ही नंबर से फोन आ रहा है। एट अ टाइम एक ही नंबर से फोन आ रहा है, मतलब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रोटेट फोन है, समझ रहा है ना? एट अ टाइम अलग अलग लोगों को कॉल हो सकता है, तो ये भी एक क्विक मेथड है ना। ओके, बट देखो बच्चों, जो टेलीफोनिक है या मेल्ड है उसमें नॉन रिस्पॉन्स जो होता है वो हाईएस्ट रहता है। क्या बोलो? देखो एज अ स्टूडेंट आपने जीमेल पे या कोई याहू पे मेल अकाउंट ओपन किया रहेगा, उसमें हजारों मेल अभी तक अनरीड रहेंगे, करेक्ट और नॉट? नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। टेलीफोन पे भी बहुत ज्यादा रहता है, कितने सारे ऐसे डेटा सर्वे, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मार्केटिंग एजेंसीज आपको फोन करते रहेंगे, करेक्ट और नॉट? ये लेना है कि आपने कहीं पे जहां जहां पे आपने नंबर दिया हुआ है, जहां जहां जिस जिस ऐप ने आप ऐप में आपने नंबर डाला हुआ है, वो ऐप भी आपका डेटा सेल करता है। पता है क्या आपको ये? समझो आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है, आपका नंबर तो उसके पास पहुंच गया है ना। तो क्या होता है, जैसे कि आप जब कोई फोन यूज करते हो बच्चों, शायद आपको पता रहेगा, पर्टिकुलरली एंड्रॉयड फोन आप यूज कर रहे हो, समझ रहे हैं आपको ये? आप एक भी ऐप डाउनलोड किए, एक भी ऐप डाउनलोड किए, तो वो ऐप कंटिन्यूसली देख रहा है कि आप कौन से दूसरे ऐप यूज करते हो, उस ऐप पे आप क्या सर्च करते हो, समझ रहा है? अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली आपके सामने क्या इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, समझ रहा है क्या? इंस्टाग्राम में आपने ऐप ओपन किया तो नीचे एड्स किसके आ रहे हैं? आपने समझो क्रिक बज ऐप ओपन किया तो नीचे कौन से एड्स आते हैं? ये चेंज होता रहता है। अब जैसे क्रिक बज ऐड मैंने ओपन कर लिया तो नीचे हमेशा यही आता है कि सीए फाइनल का ये सब्जेक्ट, सीए इंटर का वो सब्जेक्ट, यहाँ से खरीदो वहां से खरीदो। मुझे बताओ, मेरे क्रिक बज पे ये ऐड आ रहा है, जबकि इसके क्रिक बज में हो रहा है, हो सकता है कि आ रहा है कि स्टे इन महाबलेश्वर, स्टे इन पंचगनी और दिस होटल। हो सकता है कि उसने 2-4 बार सर्च किया था बेस्ट होटल इन महाबलेश्वर, बेस्ट होटल इन पंचगनी, तो उस पर ऐड वही आ रहा है ना आप पे। समझ में आ रहा है क्या? मैं समझो 2-4 बार समझो गूगल पे सर्च कर दिया कि भाई होटल इन पंचगनी, होटल इन कोल्हापुर, होटल इन, तो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, पता चला कि बेस्ट होटल इन कोल्हापुर बोल के आ रहा है एड भी। समझ रहा है क्या? मेरे सामने क्यों ऐड आया हो? मैं अगर वही कोई न्यूयॉर्क में अगर समझो कोई यूट्यूब देख रहा है, उसके सामने आता है क्या स्टे इन इचलकरंजी? आता है क्या उधर? ऐप तो सेम ही है ना दोनों का यूट्यूब पे, बट वो ऐड भी तो डेटा देख रहा है ना। वो डेटा कहां से मिल रहा है उसको? दूसरे ऐप के थ्रू, समझ रहा है क्या? या आप जो शुरुआत में परमिशंस देते हो उसको कि भाई यू आर अलाउड टू यूज माई लोकेशन, यू आर अलाउड टू यूज द कैमरा, यू आर अलाउड टू यूज माइक्रोफोन, तो तुम जो बात कर रहे हो वो तक वो सुन रहा है। तुम जो बात कर रहे हो, भले ही आपने ऐप मोबाइल बंद करके रखा है, जहां जहां पे आपने परमिशन देके रखा है, जहां जहां पे आपने परमिशन देके रखा है वो भी सुन रहा है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? आर यू गेटिंग दिस?
तो कहीं ना कहीं जो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, कुछ भी अनऑथोराइज ऐप आप डाउनलोड करते हो, ऐसा काम आपने बंद करना चाहिए। समझ रहा है कि आपको जो फुल्ली अथोराइज ऑथेंटिक ऐप्स है वही डाउनलोड किया करो। अननेसेसरी कुछ तो पिक्चर कोलाज करने के लिए कुछ तो डाउनलोड कर लिया, ये करने के लिए डाउनलोड किया, यू आर एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। अभी तो आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, राइट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते नहीं रहोगे तो ठीक है, बट अगर आपके मोबाइल पे नेट बैंकिंग का ऐप भी है, डीमैट अकाउंट का ऐप भी है, फाइनेंशियल ऐप्स भी है, एंड ये बाकी फालतू ऐप भी है, तो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। करेक्ट है, क्योंकि ऑल दीज एप्स आर ट्रैकिंग योर डेटा, आर ट्रैकिंग योर डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी एक मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें एक स्पीकर था कोलकाता का, वो बोल रहा था कि अगर तुमने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, समझो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तनिष्क का, क्यों, कौन सा, समझो आप गोल्ड बाय करने गए एंड वो बोलते सर हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। आपको, मुझे बताओ, ऐप डाउनलोड करने के बाद 5% डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? समझ रहा है क्या? ताकि वो ऐप डाउनलोड आप कर लिए, परमिशन देना पड़ता है उधर, उसके बाद में समझ रहा है कि आपका पूरा बाइंग पैटर्न सीखता है ना। समझ आया नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो बता रहा था कि अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया एंड अगर वो ऐप आपके फोन में 1 साल रहा, तो वो ऐप, समझ रहा है क्या, आपके बारे में 1000 पेज का बुक लिख सकता है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप नेट पे क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो, कौन सा टाइम, कौन क्या देखते हो, क्या टाइम पे क्या देखते हो, ये तक ट्रैक होता है। आप समझ रहे हो क्या? आप, ये तक ट्रैक होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कहीं ना कहीं कहीं, अरे यार आपका फोन भी तो ट्रैक कर रहा है। मुझे जैसे कि 7:15 7:20 को, हर रोज मैं 7:15 7:20 को शाम को इंटर का क्लास खत्म करता हूँ, पता नहीं 7:15 7:20 हो गए, तुरंत ऐसे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, ओके 22 मिनट्स टू होम, 24 मिनट्स टू होम। उसको कहाँ से समझ रहा है? तो एक पैटर्न समझ रहा है ना ये आदमी, कि 7:22 7:23 को ये आदमी प्रेशर पॉइंट से निकलता है। करेक्ट है, फिर घर पे चला जाता है, तो तुरंत, मतलब मैं कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, मैसेज आ रहा है बराबर, या नोटिफिकेशन आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली लोकेशन इज ट्रैक्ड और नॉट, करेक्ट और नॉट? तो डेटा, राइट, आज की डेटा में, आज तो आज का वर्ल्ड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कल जाके आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको कोई पूछने नहीं वाला है। समझ रहा है कि आपको ये आपके मोबाइल यूसेज से ट्रैक हो रहा है। तो आप बताओ बच्चों, ये जो एप्स, थर्ड पार्टी एप्स आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डेटा है उनके लिए, समझा क्या? वो कहीं, एंड वो डेटा शेयर भी कर रहे हो, वो डेटा शेयर भी कर रहे हैं। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? वो डेटा अपने तक सीमित रखते हैं क्या? वो नहीं, वो दूसरे को सेल भी करते हैं ना, फिर वो डेटा अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज डेटा बाय करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे आपने आईसीएआई के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका मोबाइल नंबर डाला है, आपको कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग फोन आए कि नहीं, बताओ, आए कि नहीं? बताओ कोचिंग सेंटर को आपका नंबर किसने दिया? आईसीआई ने डेटा दिया नहीं है, बट आईसीआई का डेटा किसने तो वहां से ले लिया। आईसीआई जनरली डेटा बेचता नहीं है, बट अब इंडिया में डेटा कितना सेफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एट द सेम टाइम डेटा के अच्छे यूसेज भी है, हमेशा डेटा कुछ खराब ही रहता है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट है। आजकल समझो कोई 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा कहीं पे खो गया, पहले कितना प्रॉब्लम आता था, देखो, उसको वो बात नहीं कर सकता तो उसके माँ बाप कहाँ है ढूंढो। आजकल बहुत आसान है, उसका थंब इंप्रेशन ले लो, डायरेक्ट आधार से समझता है कि वो कौन है। करेक्ट और नॉट? उसके रेटिना चेक से समझता है कि कौन सा बच्चा, रेटिना चेक कर लिया, तुरंत समझता है इसका आधार नंबर क्या है, आधार नंबर से पता चल रहा है इसकी माँ कौन है, बाप कौन है। समझ रहा है नहीं? कहाँ से क्लियर पता चल रहा है ना? करेक्ट और नॉट? डेटा का जैसे पॉजिटिव यूज है वैसे उसका हार्मफुल भी है डेटा। करेक्ट और नॉट? डेटा अगर गलत हैंड्स में गया तो कितना प्रॉब्लमेटिक है बताओ। डेटा अगर गलत हैंड्स के में गया, अब जैसे आप समझो सिम कार्ड लेने गए तो आपको आधार कार्ड मांग रहे हैं ना, तो आपका आधार कार्ड के बेसिस पे वो आपका एड्रेस वगैरह सब देख रहे हैं ना। मुझे बताओ, जियो सिम कार्ड के पास गवर्नमेंट का डेटा आ रहा है, आधार के जियो का है क्या, किसका है ये? गवर्नमेंट का है, बट कहीं ना कहीं इनका टाइप है कि नहीं फिर कुछ। करेक्ट और नॉट? वो आपके आधार कार्ड से आपका डेट, आपका समझ रहा है ना, बर्थ डेट, ये सब ट्रैक हो ही रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको ये? तो डेटा, समझ रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट फ्यूचर में डेटा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ रहा है क्या? चलो इसके ऊपर स्पीच बंद कर देते हैं अभी, ये समझ रहा है, रिवीजन करेंगे, चलेगा? फर्स्ट टू मेथड्स आर, पहले दो कौन से मेथड बोलो? पर्सनल इंटरव्यू एंड, समझ आया क्या आपको ये, एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू। फर्स्ट टू मेथड्स आर इनएप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ लार्ज डेटा। लार्ज डेटा के केस में इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है ना। द अमाउंट ऑफ, ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज, बोलो, मैक्सिमम फॉर थर्ड मेथड। थर्ड मेथड मतलब कौन सा था? टेलीफोनिक इंटरव्यू में नॉन रिस्पॉन्स, बट अगर मेल क्वेश्चन रहा तो उससे भी ज्यादा रहता है, समझता है ना?
यस और नो। नेक्स्ट, स्क्रूटिनी ऑफ द डेटा। तो डेटा को स्क्रूटिनी करना मतलब समझता है क्या? डेटा चेक करो, उसमें से कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा कंसिस्टेंट है। हर एक डेटा यूजफुल नहीं है ना मेरे भाई, यस और नो। अब तुम्हारे सामने जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आया वो इंपॉर्टेंट है क्या डिसीजन मेकिंग के लिए? नहीं। आप स्क्रूटिनाइज करते हो डेटा, तो राइट डाउन, सॉरी, सिंस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर, बोलो, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। कल मैंने लिख के दिया था, याद है क्या आपको? चेकिंग द डेटा फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी is known as scrutiny of the data, accurate and consistent. No hard and fast rules can be applied for scrutiny of data. One must apply his, bolo, intelligence, idhar underline karo, one must apply his, bolo, intelligence, patience, experience while scrutinizing the given information. One must apply his intelligence, patience, experience while scrutinizing the given information. समझा क्या? नेक्स्ट, डेटा प्रेजेंटेशन के 3 मेथड से बचो, याद है क्या आपको? कौन से 3 मेथड? टेक्सुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। चलो बोलो, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ्स। हाँ पढ़ो। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी। तो सबसे सिंपल मेथड कौन सा है? टेक्सुअल। अ लेमैन कैन ऑल्सो प्रेजेंट द डेटा अंडर दिस मेथड। अंडरलाइन करो, अ लेमैन मतलब समझ है ना? लेमैन मतलब क्या? एनी पर्सन, समझ है ना? एनी नॉर्मल पर्सन कैन अंडरस्टैंड द डेटा। अब देखो, कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन समझ सकता है ना, बट टैबुलर प्रेजेंटेशन, पर्टिकुलरली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। और टेक्सुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज, बोलो, नॉट प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर्ड नहीं होता मेरे भाई? डल है, मोनोटोनस है, लेंदी है, पढ़ने को बोर होता है, डल प्रेजेंटेशन है। डायग्राम देखा तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि नहीं उसके ऊपर, है या नहीं? आज आईपीएल के मैच देख रहे हैं हम लोग, वो एकदम डल प्रेजेंटेशन करते हैं क्या? अलग अलग डायग्राम के हिसाब से करते हैं कि नहीं? हो पाई चार्ट, समझ आए क्या? वैगन व्हील, समझ आए क्या? शॉट कैसे मारे वो दिखाते, कितना मीटर गया, क्या मीटर गया, क्या हाइट पे गया, क्या लेंथ पे गया, करे कौन सा बॉलर ने कहां पे बॉल डाला, अलग अलग डायग्राम से दिखाते कि नहीं? इसलिए इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव और नॉट? बट यही अगर आपको टेक्स्ट में टेक्स्ट दिखाया गया कि नाउ जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग फर्स्ट ओवर, समझ रहा है कि नहीं? फर्स्ट बॉल इज फुल लेंथ, राइट और नॉट, एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, बोर होता है कि नहीं पढ़ने को? जबकि डायग्राम के देखने के लिए और मजा आता है कि नहीं उसमें? तो ये हर चीज में, कल जाके मैं कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपके सामने, समझो हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ डायग्राम्स है, पिक्चर्स है, ग्राफ्स है, इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव और नॉट? तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज डल, मोनोटोनस एंड लेंदी। तो कहीं ना कहीं मैथ्स को मैंने थोड़ा ये हैंड रिटन नोट्स में ट्री डायग्राम के फॉर्म में, जहां डायग्राम पॉसिबल है, जहां पे टेबल पॉसिबल है, इसकी वजह से थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं? एक बुक बताओ, अदरवाइज इट इज डल और नॉट। पूरा का पूरा ये प्लेन टेक्स्ट होता है जिसमें एक भी ट्री डायग्राम नहीं है, एक भी समझ रहा है क्या? ग्राफ नहीं है, पिक्चरियल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो इट बिकम्स बोरिंग और नॉट? नेक्स्ट, tabular presentation, it may be defined as, पढ़ो, systematic presentation of data with the help of statistical table having, इसको अंडरलाइन करो, rows। टेबल में क्या क्या होता है बोलो? रोज, कॉलम्स, रेफरेंस नंबर मतलब टेबल नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मतलब स्टब्स, समझ है ना? फुट नोट्स इफ एनी, समझ आएगी आपको ये? कैप्शन इज द, देखो मेरे ख्याल से अगले 3 सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है। कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम और सब कॉलम, कल लिखे थे क्या हमने? और स्टब्स आर द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन फॉर द रोज। बॉडी पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स न्यूमरिकल फिगर्स। बॉडी पार्ट में न्यूमरिकल फिगर्स होते हैं, सही है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है? अनदर अल्टरनेटिव एंड अट्रैक्टिव मेथड, हाँ बोलो, इज विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स। तो ये चार्ट्स आ गए, ग्राफ आ गए, पिक्चर आ गए, मतलब वो कौन सा प्रेजेंटेशन है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एनी हिडन ट्रेंड, इसको अंडरलाइन करो, एनी हिडन ट्रेंड कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। कैसे बताओ? एनी हिडन ट्रेंड, डायग्राम से देखो, टेबल से ट्रेंड पता करना इतना आसान नहीं है, बट डायग्राम से, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अच्छा समझो, एक बॉलर का एक एनालिसिस दिया, समझो स्पीड का एनालिसिस, ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा समझो उसका स्पीड का एनालिसिस ये है, इसी से क्या प्रेजेंट हो रहा है वो तो
कि समझो ये 140 वाला लाइन है तो उसका स्पीड 140 के आसपास रहता है, बट हर 3-4 बॉल के बाद एक स्लोअर बॉल आता है। समझा क्या आपको? ये फास्ट बॉलर भी आजकल एक स्लोअर बॉल डालते हैं ना। स्लोअर बॉल डालने की वजह से क्या होता है, बैट्समैन बीट हो जाता है ना, बैट्समैन को लगता है कि बॉल फास्ट आने वाला है, इसलिए वो पहले ही शॉट खेलता है, एंड फिर बॉल धीरे से आता है। समझता है क्या? उसकी वजह से वो इधर मार रहा है, बॉल उधर चला जाता है, कैच के चांसेस बढ़, स्लो आया ना बॉल, करेक्ट और नॉट? बट जो आजकल के जो फास्ट बॉलर जो है ना, वो स्लोअर भी बॉल डालते हैं तो भी उनके एक्शन में जरा भी चेंज नहीं आता है, उसी स्पीड से भागते, यहां तक आते वक्त ऐसा ही लगता है कि फास्ट बॉल आने वाला है, यहां से स्लो आता है। समझता है बाद में? जो बैट्समैन गेज नहीं कर सकता। बट अब ये शर्मा, कोहली जैसे बैट्समैन बॉलर का बराबर पूरा एनालिसिस करके आए रहते। समझ रहा है कि नहीं? अगर समझो उसको पहले से मालूम है कि ये बॉल स्लो आने वाला है, अब सोचो सामने क्रिस गेल जैसा बैट्समैन है और उसको पता है कि स्लोअर बॉल आने वाला है या नहीं? कहां जाएगा बॉल? समझ आया नहीं? अगर वो पहले से गेज कर लिया तो ये बैट्समैन जो है वो सिर्फ क्रिकेट पे ऐसा ही बैट्स लेके नहीं आते, दुनिया भर का एनालिसिस करके आते बॉलर का। समझता है ये करते क्या है एग्जैक्टली, ये कब फुल टॉस डालता है, समझता है कि नहीं? कब ये आउटसाइड राइट वाइड लेंथ डालता है, कब वो यॉर्कर डालता है, कब वो फास्टर, कब वो स्विंग बॉल डाल रहा है, कब इन स्विंगर आता है, कब आउट स्विंगर आता है, समझ रहा है कि नहीं? कब स्लोअर आता है, समझ रहा है, कब बाउंसर आता है, समझता है क्या? ये पूरा इनफैक्ट वो बॉलर को देखते रहते कीनली। समझता है कि आपको? ये कई बार क्या होता है, फास्टर डालना रहता है तो उंगली का पोजीशन अलग रहता है, स्लोअर के लिए उंगली का पोजीशन अलग रहता है, पर्टिकुलरली स्पिनर में उसकी उंगलियां कहाँ है वो मालूम रहता है, करेक्ट है? जिसलिए आपने कुछ स्पिनर बॉलर देखा रहेगा, वो हाथ अपना बैट्समैन को दिखने ही नहीं देते, वो पीछे ही रखते हैं हमेशा हाथ। समझ है कि नहीं? मतलब क्या बॉल आने वाला है ये बैट्समैन गेज ही नहीं कर सकता है, करेक्ट है? क्योंकि उंगली का पोजीशन क्या है उससे समझता है ना उनको, कि अब ये गुगली आने वाला है, स्लोअर आने वाला है, ऑफ स्पिन आने वाला है, लेग स्पिन आने वाला है, टॉप स्पिन आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं? स्लोअर बाउंसर आने वाला है, समझता है ना ये? तो डेटा, बट अब बताओ ये बैट्समैन भी सिर्फ बॉल इसलिए नहीं, वापस जाके वो बॉलर का वीडियो शूटिंग देखते, क्लिप्स देखते, ट्रेंड करते, उनका कोच वगैरह कंप्यूटर पे उधर क्या पबजी नहीं खेलता रहता है वो। समझता है कि आपको? ये वो एनालिसिस करता रहता है कि नहीं? आपने कभी भी कोच देखा तो आपने उसको लैपटॉप पे देखा रहेगा, आपको क्या लगता है गेम्स खेलते हैं ना वो लोग? समझ आया ना? तो वो ट्रेंड एनालिसिस करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? एंड ट्रेंड एनालिसिस कहां से पता चलता है? टैबुलर, सॉरी, कौन सा प्रेजेंटेशन से? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो हिडन ट्रेंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ, बोलो, डायग्रामेटिक। नेक्स्ट, हाउएवर एज कंपेयर टू, बोलो, टैबुलेशन, दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट। तो कौन सा सबसे एक्यूरेट है? टैबुलर, ऑब्वियसली। सो इफ प्रायोरिटी इज एक्यूरेसी, बोलो, वी हैव टू रिकमेंड टैबुलेशन। अगर एक्यूरेसी ये तुम्हारा प्रायोरिटी है तो हम कौन सा मेथड रिकमेंड करेंगे? टैबुलेशन। तो बताओ विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन? डायग्रामेटिक। बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन? टैबुलर। लिखो यहां पे, बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज, बेस्ट पहले भी लिखा है हमने, बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज, डायग्रामेटिक है क्या भाई? बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन टैबुलर। बेस्ट कौन सा है भाई? टैबुलर। एंड मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन? डायग्रामेटिक। चलो ऊपर लिखते हैं, इधर जगह है मोस्ट अट्रैक्टिव, ये पहले भी लिखा था क्या हमने कल? लिखो, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन कौन सा है बोलो? डायग्रामेटिक। Diagrammatic presentation is the most attractive method of data presentation, is the most attractive method of data presentation, and best method कौन सा है? Tabular presentation। समझा क्या आपको? ये पूरा सेंटेंस गया के दिमाग में? चलो नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम। कौन से डायग्राम्स होते हैं बोलो? लाइन डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम, तीनों का मीनिंग एक ही है, पाई चार्ट, पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। कुछ थियरी है बच्चों, डायरेक्ट अब याद करो। लाइन डायग्राम दैट यूजेस, ये बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है, ऐसा कोई डायग्राम हमें ड्रॉ नहीं करना है बच्चों, हम प्रैक्टिकली ड्रॉ कर भी नहीं सकते। लाइन डायग्राम दैट यूजेस, बोलो, लॉग्स इज नोन एज रेशियो चार्ट। इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखो ये, लाइन डायग्राम दैट यूजेस लॉग्स इज नोन एज रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग टू और मोर
रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा वी एक्सप्रेस इन द, ये कौन सा डायग्राम था बोलो, मल्टीपल लाइन चार्ट। एंड नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट इज समवॉट सिमिलर, बोलो, इफ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, इफ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन, बोलो, डिफरेंट यूनिट, क्या यूज होता है बोलो, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, horizontal bar diagram is used for qualitative data, vertical bar diagram is associated with, बोलो, quantitative data और time series data। ये याद रखो बच्चों, horizontal diagram जनरली किसके लिए यूज होता है, qualitative data। qualitative data मतलब लाइक attribute, कलर, जेंडर, समझता है क्या आपको ये। तो horizontal bar diagram is used for qualitative data, vertical bar diagram is used for क्वांटिटेटिव डेटा या टाइम सीरीज डेटा। समझ रहा है कि आपको ये, देखो अब कुछ डायग्राम मैंने ड्रॉ किए जस्ट अभी। देखो आपको एग्जाम में कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछने वाला है, अपने पेपर का पैटर्न एमसीक्यू है, याद रखो ये। चलो पहला वाला डायग्राम कौन सा है, लाइन चार्ट। तो जैसे अभी 2016 में क्या ऑब्जर्वेशन है 5, 2017 का 10, 2018 का कुछ रहेगा 12, 13, दिख रहा है कि आपको ये। यही डायग्राम देखो मैंने यही डेटा मैंने वर्टिकल बार डायग्राम से बताया, डेटा वही है। देखो आप 2016 के लिए 5, 2017 के लिए 10, नहीं समझ रहा है आपको। अब यही यहाँ पे ना बच्चों मल्टीपल बार चार्ट है, तो यहाँ पे दो चीजें, मतलब हो सकता है कि समझो वो जो जहाँ जिसमें शेडेड नहीं है वो मेन है, एंड जो शेडेड है वुमेन है, या समझो ये व्हीट का प्रोडक्शन है, ये राइस का प्रोडक्शन है, ऐसा डेटा रह सकता है कि नहीं, समझा क्या आपको ये। तो ये क्या है बोलो, ये डायग्राम कौन सा है, मल्टीपल बार चार्ट। ओके नेक्स्ट, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो बोलो ये एप्रोप्रिएट डायग्राम, तो यहाँ पे पूरे इंडिया का कलेक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू इन मिलियंस दिया हुआ है, एंड कौन से टैक्स से कितना कलेक्शन होता है वो दिया है, दिख रहा है क्या। हमने क्या किया देखो, अभी ये सोर्स कस्टम से कलेक्शन कितना होता है बताओ, कस्टम से कलेक्शन कितना होता है 80, तो आउट ऑफ टोटल कलेक्शन कितना था 540, तो 80 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 360 कितना है बोलो 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री का एंगल आएगा पाई चार्ट में, नहीं समझा आपको। टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से कस्टम को कितना जाएगा, एक्साइज को कितना जाएगा, आईटी को कितना जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स को कितना जाएगा, मिसलेनियस टैक्स को कितना जाएगा, ये दिया हुआ है। समझा क्या आपको ये, यस और नो। तो ये 53 डिग्री। तो बताओ वैल्यू, बोलो मुझे एंगल इन अ पाई चार्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा, बोलो एंगल इन अ पाई चार्ट का क्या फॉर्मूला यूज किया ऊपर देखो, एंगल इन अ पाई चार्ट का बोलो 80 डिवाइड बाय 540 इंटू 360 था कि नहीं। इसका फॉर्मूला मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट मतलब कस्टम्स का कितना कलेक्शन हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अगर इंटू 100 किया तो क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, बट हमें परसेंटेज चाहिए क्या, नहीं, हमें एंगल चाहिए इन पाई चार्ट। तो वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100, सॉरी इंटू 360, इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला था अभी जो लिखा मैंने, एंगल इन अ पाई चार्ट, एंगल इन अ पाई चार्ट, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। सही है बच्चों, पक्का। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाँ बोलो क्या क्या है इसमें, बोलो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, एंड तीसरा कौन सा है ओगाइज। ओगाइज को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा अब बताइए जो नीचे डायग्राम दिख रहा है पॉइंट नंबर 42 में, ये डायग्राम कौन सा है, हिस्टोग्राम, ये क्या है, एंड ये जो हिस्टोग्राम है ना बच्चों ये क्या है बताओ, ये यहाँ पे सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो इस क्लास को बोला जाता है मॉडल क्लास। क्या बोला जाता है, इस क्लास में मोड होता है, समझता है क्या आपको ये। एंड जो मोड वाला क्लास है उसमें ऐसे दिख रहा है कि आपको एक ऐसे कुछ किया मैंने, देख फ्रीक्वेंसी दिख रहा है कि आपको ये, एंड ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से अगर मैं नीचे गया तो क्या मिल जाता है मुझे, बोलो मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे रहेगा ना कुछ, समझो ये 0 है तो ये 10 है, 20, 30, 40, समझ है क्या बच्चों, 50, 60, 70। तो कहना इसे मोड इज बिटवीन, मोड इज बिटवीन
40 एंड 50, तो 40 एंड 50 के बीच में एक मोड रहेगा कुछ, कितना रहेगा आप ग्राफ से पता कर सकते हो। तो बताओ बच्चों, मोड का वैसे तो अपने पास फॉर्मूला है, याद है क्या आपको? LCB प्लस F0 माइनस F माइनस वन डिवाइड बाय 2F0 माइनस F माइनस वन माइनस F1 इंटू सी, देखेंगे अगले चैप्टर में वो मोड हम फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। बट कैन मोड भी ऑब्टेन ग्राफिकली, कैन मोड भी ऑब्टेन ग्राफिकली, कल मैंने लिख के दिया था, मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। लिखो, वापस लिखो यहाँ पे, मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। राइट ऑन, मोड ऑफ डेटा, मोड ऑफ डेटा कैन बी graphically obtained, mode of data can be, बोलो, graphically obtained with the help of, with the help of, बोलो, histogram, mode of the data can be graphically obtained with the help of histogram। समझा बच्चों ये? mode of the data can be graphically obtained with the help of histogram। कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा था बच्चों? मॉडल क्लास, इस यहाँ पे लिखो, मॉडल क्लास कौन सा था? 40 to 50 was the mod, MODAL, हाँ बच्चों, MODL, मॉडल नहीं, मॉडल। समझा आपको ये? 40 to 50 इज अ मॉडल क्लास, ठीक है? तो मोड इज बिटवीन 40 एंड 50। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? तो जहां पे क्या होता है, सारे क्लास के मिड पॉइंट लिए जाते हैं एंड मिड पॉइंट के ऊपर उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है। नहीं समझा आपको? सारे क्लास के मिड पॉइंट लिए जाते हैं और मिड पॉइंट के ऊपर उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है। तो इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। सिर्फ देख के लो, आपको कोई बोलने नहीं वाला एग्जाम में कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सिर्फ ये डायग्राम आने के बाद आपको समझना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, दैट्स इट। समझा आपको? ये हिस्टोग्राम कैसे दिखता है समझा आपको? हिस्टोग्राम से मोड कैसे आता है वो भी गया दिमाग में। एंड ये जो तीसरा वाला डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओगायूज। एंड ये ओगायूज से ये जो ऊपर जा रहा है वो कौन सा है? लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बढ़ता जाता है ना वो, एंड ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। तो जहां पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, वहां से अगर मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या मिल जाता है मुझे? मीडियन। क्या मिल जाता है? तो अब मैं एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बता रहा हूं, वो सही है क्या बताओ? If we draw a perpendicular line on x-axis from point of intersection of two ogives, we get median. We get median. लिखो, if we draw, लिख रहे हो क्या? If we draw a, कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है, समझ है क्या? If we draw a perpendicular line on x-axis फ्रॉम, कहां से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगाइज या टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। बराबर है ना? यस और नो? टू ओगाइज लिखा है, उधर ब्रैकेट में लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। If we get a perpendicular line on x-axis from point of intersection of two ogives, समझा आपको ये? कॉमा, वी गेट मीडियन ऑफ डेटा। तो एक बार मुझे वापस बताओ, मीडियन कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ओगाइव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। समझा बच्चों? नेक्स्ट देखो, एक बार और लिखा है मैंने, मीडियन कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। सही है क्या? एंड मोड कैन बी ग्राफिकली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सही है बच्चों? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। फ्रीक्वेंसी कर्व 4 टाइप के होते हैं। कौन से? बेल शेप कर्व। तो ये दिख रहा है कि बेल शेप कर्व। दूसरा कौन सा है? यू शेप। तीसरा जे शेप। नेक्स्ट कौन सा है? मिक्स कर्व, जिसमें कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है। अच्छा, ये बेल शेप में क्या होता है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? बेल शेप में फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाईएस्ट इन द मिडल। ये हाईएस्ट मिडल है ना, एंड दोनों एक्सट्रीम पे लोएस्ट। यू में एग्जैक्ट उल्टा होता है, इट बिकम्स लोएस्ट इन द मिडल एंड एक्सट्रीम्स पे हाईएस्ट। समझा क्या?
जे शेप मतलब जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, एंड मिक्स में कोई शेप नहीं है। समझ रहा है कि आपको ये? यस और नो? तो देखो पहला पढ़ो, बेल शेप, बेल मतलब घंटा, समझ है ना? बेल, टंग, घंटा, समझ है ना? बेल की तरह दिख रहा है कि नहीं वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, वेट, इनकम जनरली बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, इसको अंडरलाइन करो। मतलब जनरली हाइट वेट का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज बेल शेप्ड कर्व। समझ आए क्या आपको ये? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स विथ, क्या बोल रहे हो? स्टार्ट्स विथ, बोलो लो, लो से स्टार्ट होता है, सेंटर में हाईएस्ट होता है, एंड दूसरे एक्सट्रीम पे वापस लो होता है वो। नहीं समझे? वापस लो से स्टार्ट होता है, लो पे ही एंड होता है, बट सेंटर में हाईएस्ट बन जाता है। समझा क्या? जबकि यू शेप्ड कर्व जो एग्जैक्ट उल्टा है, वो हाई पे स्टार्ट होता है, हाई पे ही एंड होता है, बट मिडल में लोएस्ट पे आ जाता है। समझा क्या? तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स विद द लो, बिकम्स मैक्सिमम एट द सेंटर एंड ग्रेजुअली रीचेस द लोएस्ट टू द अदर एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर। समझ है क्या? यू शेप पढ़ो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम नियर सेंट्रल part and frequency slowly and steadily reduces maximum at other two extremities, at other two extremities. Next, J shape, bolo, it starts with the minimum frequency and gradually reaches to the maximum frequency at other extremity. समझा क्या? And next, we may have combination of these frequency curves, no specific shape, इसको अंडरलाइन करो, no specific shape for a mixed curve, नो स्पेसिफिक शेप फॉर अ मिक्स कर्व। कुछ गया दिमाग में? पक्का? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, कौन से? बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स कर्व। समझा? अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन दिए जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ेंगे। चलो बोलो, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन पढ़े क्या आपने? अभी सबका फटाफट आंसर मुझे चाहिए बच्चों। क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, तो ये 4 में से क्विकेस्ट कौन सा है वो बताओ? टेलीफोनिक। समझा क्या? सबसे क्विक कौन सा होगा? टेलीफोनिक। इसके लिए तो कॉमन सेंस ही चाहिए यार सिर्फ। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। विच ऑफ द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स वाइडेस्ट एरिया? मेल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हम लोग पूरे दुनिया के करोड़ों लोगों को मेल कर सकते हैं, है या नहीं? मेल क्वेश्चन है, the amount of non responses are maximum in case of mailed questionnaire. Accuracy and consistency of the data can be verified by scrutiny. Scrutiny का तो मीनिंग यही था, checking the data for its accuracy and consistency is known as scrutiny of the data. मैं वापस बता दूं, ये बुक बहुत अच्छे से करो मेरे भाई, समझा? बहुत कम चांस है कि इससे कुछ कवर नहीं हो रहा है। 2-4 क्वेश्चन रहेंगे फिर भी, वो भी क्योंकि वो मैं नहीं पता कर सकता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। समझ रहा है क्या? बट मैं आपको बता सकता, वो 4 क्वेश्चन आपको फेल नहीं कर सकते। सिर्फ मैं, मुझ में कॉन्फिडेंस है इतना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको फेक भी बोल सकता था कि सब इसमें से आएगा, एंड आपको लगता भी ऐसे। बट 2-4 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो अननेसेसरी 2-4 क्वेश्चन से लोड नहीं लेना, ये भी आपको समझना चाहिए ना। करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन इज शोन इन द बॉक्स हेड। कल मैंने बताया था, याद है क्या आपको? यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां पे आता है? बॉक्स हेड, कल मैंने बताया था। नेक्स्ट, in tabulation source of the data if any is shown in the footnote. source कहां पे बताया जाता है? footnote. hidden trend in the data can be obtained. diagrammatic, थोड़ी देर पहले बात किया था, hidden trend कहां से पता चलता है? diagrammatic presentation. most accurate method of data presentation is tabulation. most accurate best method. the chart that uses logarithms is known as ratio chart, थोड़ी देर पहले बॉक्स किया था। Pie diagram is used for comparing different components and their relation to total. B and C गलत है, पढ़ा क्या आपने? Representative quality data in a circle, ऐसा नहीं है ना यार? Comparing different components and their relation to total. total में से इतना, ये किसका है? समझ है क्या आपको? ये समझ रहा है क्या बेटा? कंफ्यूजन है कुछ? A frequency distribution, बोलो, arranges observation in increasing order, arranges observation in number of groups, is for time pass. all of these, बोलो, arranges the
ऑब्जर्वेशंस इन नंबर ऑफ ग्रुप्स, टाइम पास नहीं ना. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. समझता है आपको ये. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट शेयर्स, मतलब शेयर्स ऑफ अ कंपनी. समझता है क्या. तो किसी कंपनी के 1.5 पौने 2 शेयर बाय कर सकते हो क्या. नहीं, 1 2 ऐसा ही होता है. 1.5 शेयर लेते क्या कभी. समझो ये लड़की बोल रही कि सर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स है क्या. इन्फोसिस के, मैं बोला हाँ मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है, बट एग्जैक्टली पता नहीं है. कुछ इन्फोसिस के मेरे पास 7,000 से 8,000 शेयर्स है. 7,000 से, तो कितने शेयर्स रहेंगे मेरे पास. 7,000, 7,001, 7,002, 7,003, 8,000 तक. लिमिटेड वैल्यूज ही है ना. करेक्ट और नॉट. विद इन 7,000 से 8,000 ये गिवन इंटरवल है. एंड विद इन द गिवन इंटरवल नंबर ऑफ शेयर्स दिस वेरिएबल कैन अज्यूम फाइनाइट वैल्यूज. सुनते ही नहीं है नालायक, इधर उधर देखते रहते. 7,000 से 8,000 के बीच में नंबर ऑफ शेयर्स दिस वेरिएबल कैन अज्यूम फाइनाइट वैल्यूज. And if within a given interval, if a variable can assume finite values, it is a discrete variable. Distribution of profits of a blue chip company is a continuous variable. Profit is a continuous variable. Mutually exclusive classification, हाँ बोलो. Excludes both limits, excludes UCL but includes LCL. Exclusive. अच्छा बताओ 10 to 20 के अंदर हम 20 लेते हैं क्या. 20 हम अगले क्लास में लेते हैं. मतलब क्या होना चाहिए आंसर. includes LCL but excludes UCL. बोलो कहां पे. Is it option B? Excludes UCL and includes LCL. मतलब 10 तो इंक्लूड करता ही है, बट 20 को अगले क्लास में लेता है. वो 20 to 30 में रहेगा 20. समझा क्या आपको. तो इसका आंसर क्या था. बी. इसका आंसर बी था क्या भाई. चलो नेक्स्ट. आउट ऑफ 1,000 वर्कर्स. अब ये जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ये कौन सा फॉर्मेट है. टेक्सचुअल. क्या बोल रहा है. आउट ऑफ 1,000 वर्कर्स 25% आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड रेस्ट वेयर एग्रीकल्चरल वर्कर्स. 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. 30% of the people who had not watched World Cup matches on TV were industrial worker. What is the agricultural number of worker who had enjoyed World Cup matches on TV? अब बताओ इतना ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे पाएंगे कि हम लोग. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन कौन सा है. ये जो गिवन इंफॉर्मेशन कौन सा है. टेक्सचुअल. सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो. ये गिवन इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में है. टेक्सचुअल है. कौन से फॉर्म में है. टेक्सचुअल. तो अब हम इसको टैबुलर में लेके जाएंगे. किस में लेके जाएंगे. टैबुलर. टेक्सचुअल टू टैबुलर. ध्यान दे रहे हो क्या. हाँ चलो बोलो. वर्कर्स है, ध्यान दे रहे हो ना. तो एक मान लो ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स है एंड दूसरे कौन से है. एग्रीकल्चरल वर्कर्स. ये टोटल. समझा क्या. इधर वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी. watch TV and let's say not watched World Cup matches on TV and total. ध्यान दे रहे हो क्या भाई. ध्यान दे रहे हो क्या. चलो ये इंफॉर्मेशन हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, चलेगा क्या. ध्यान दे रहे हो सब लोग. हाँ चलो बोलो बच्चों. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं. लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर्स. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 1,000 है. देखो मैं 1,000 कहाँ लिख रहा हूँ, वो जगह सही है क्या. 1,000 जगह सही है क्या. चलो टोटल 1,000 लोग हैं. 25% वेयर इंडस्ट्रियल. 2 मिनट की बात कॉपी कर सकते हो, पहले समझो वो इंपॉर्टेंट है. 25% आर इंडस्ट्रियल. तो 1,000 का 25% मतलब 250. तो बचे हुए 750 वर्कर कौन से. एग्रीकल्चर. नेक्स्ट 300 persons enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी. तो कितने लोग वॉच टीवी है. 300. तो नॉट वॉच टीवी 700. आगे क्या बोल रहा है बोलो. ये हाँ बोलो. 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच. तो नॉट वॉच कितने लोग हैं. 700 का 30% बराबर है ना. वेयर इंडस्ट्रियल. तो 700 का 30% कितना होता है. 210. तो ये 210 है इंडस्ट्रियल वर्कर्स. अच्छा सब लोग ध्यान दो. अभी ये 210 है बच्चों, तो ये 490 होगा कि नहीं. अच्छा ये 210 है तो ये ऊपर का 40 होगा, क्योंकि रो का रोल 250 है. ये 40 है तो ये 260 होगा. एंड 260 प्लस 490 750 टैली भी होता है. अब देखो बच्चों हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है. क्वेश्चन क्या है बोलो. व्हाट आर द एग्रीकल्चरल नंबर ऑफ वर्कर्स हु हैड
बोलो enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, तो टेल मी ये 260 ये आंसर है क्या? नहीं समझा आपको? एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैव वॉच टीवी। अब बताओ बच्चों, ये क्या हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछने दो हम आंसर दे सकते हैं कि नहीं? तो हमने क्या किया बोलो, इंफॉर्मेशन को टेक्सचुअल फॉर्म से लेके टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेक्सचुअल टू टैबुलर प्रेजेंटेशन। सही है क्या? टेक्सचुअल फॉर्म से टैबुलर प्रेजेंटेशन में लेके गया मैं क्वेश्चन को, टेक्सचुअल टू टैबुलर प्रेजेंटेशन। सही है क्या भाई? पक्का? गया दिमाग में कुछ? नेक्स्ट, ये कर दूं पे चेंज? ठीक। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन अब एग्जाम में ये एज इट इज क्वेश्चन एक्सेप्टेड रहेगा आपको, कुछ रहेगा दूसरा यार, कुछ स्टूडेंट्स है समझा क्या, ये राइस खाते, ये कुछ और खाते, समझ रहा है क्या? तो कितने लोग क्या खाते, कितने लोग क्या नहीं खाते, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है या नहीं? कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना वो। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ एक्स, तो 0 एक्सीडेंट हो गए ऐसे कितने दिन है? 15 days। एक एक्सीडेंट हुआ ऐसे कितने डेज? 90 days। 2 एक्सीडेंट हुआ ऐसे कितने डेज है? 22 days। समझा क्या आपको? ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन, बोलो 3 और लेस एक्सीडेंट्स हैव ऑकर्ड। तो 3 और लेस, हाँ बोलो 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, 87। तो देयर आर 87 days, 87 days where 3 or less accidents have occurred। नहीं समझा आपको? अरे 0 एक्सीडेंट्स हुए ऐसे 15 दिन है, एक एक्सीडेंट हुआ ऐसे 19 days है, 2 एक्सीडेंट हुआ ऐसे 22 days है, 3 एक्सीडेंट हो गए ऐसे 31 days है। तो ऐसे कितने दिन है जहां पे 3 या 3 से कम एक्सीडेंट हो गए? 87 days। समझा? नेक्स्ट, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू इनकम। इनकम का डेटा देख रहे हो क्या आप? फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू इनकम, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अर्निंग मोर देन 1500? तुम बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बताओ मुझे डायरेक्ट। ऑप्शन बी, श्योर? सॉल्व किया है या ऐसे ही? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अर्निंग मोर देन 1500? तो बताओ 1500 से ज्यादा अर्न करने वाले लोग कितने हैं? 36 प्लस 7। नहीं समझा आपको? कितने लोग है वो? 43। आउट ऑफ 15 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 7, तो बोलो इज इट 43? आउट ऑफ 86 कितने परसेंट है ये? 0.50, दैट इज 50%। नहीं समझा आपको? 43 आउट ऑफ 86 मतलब टोटल 86 लोग हैं, जिसमें से 43 लोग जो है वो 1500 से ज्यादा कमाते। कहां से लाए अपने 1500 से ज्यादा कमाने वाले लोग? ऑब्वियसली यार, ये 1500 से 2000 के बीच में 36 है, एंड 2000 के ऊपर 7 है, तो 36 प्लस 7 43 लोग है ना जो 1500 से ज्यादा कमाते हैं। सही है? कितने परसेंट है ये? 50। कुछ कुछ लोग 36 प्लस 7 43% को टिक करते। 43 है, आउट ऑफ 86 है वो, तो क्या 43% हुआ क्या भाई? वो 50% है ना। समझा क्या? फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे दिए हुए। एक मिनट ध्यान दोगे क्या बच्चों? क्वेश्चन क्या है बोलो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द मार्क्स मोर देन 30? तो लेट्स से मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान दे रहे हो क्या? बताओ बच्चों, बिलो 10 मतलब 0 to 10 कितने लोग हैं बोलो? 15। अच्छा, बिलो 20 कितने लोग हैं? बिलो 20 38। नहीं सुन रहे हो आप? बिलो 20 कितने लोग हैं? 38। अच्छा बताओ, बिलो 10 जो है, बिलो 20 जो है बच्चों, वो बिलो 10 भी रहता ही है, मतलब ये 38 में से 15 ऑलरेडी इधर है। नहीं समझा आपको? अरे बिलो 20 जो होता है वो बिलो 10 रहता ही है ना, यस और नो? तो बताओ ये 15 यहाँ पे कितना लिखो फिर यहाँ पे? 23, क्योंकि वो 38 में से 15 ऑलरेडी काउंटेड है। नहीं समझा आपको? अब बताओ 20 to 30, मुझे बताओ बिलो 30 कितने लोग हैं? 65। एंड बिलो 30 65 में से ये 23 ऑलरेडी बिलो 20 है, तो 65 में से 23 निकालो, 42। अब आप लोग रहने सर ऊपर के क्यों नहीं रखे? अरे मेरे भाई, वो ऊपर के जो 15 है वो ऑलरेडी 23 में है ना। कितने आए बोलो?
42 है ना ये। अब बताओ 32 40 क्या रहेगा? 85 माइनस 65, इज इट 19? अच्छा, ये आंसर गलत है क्या? कितना है 22 30 बोलो? 65 माइनस 38, 27 है क्या? 32 40, हाँ बोलो। नहीं समझ रहा है क्या? 19, 42 50, 16, ये सब का टोटल कितना आता है बताओ? हंड्रेड, मतलब टोटल 100 लोग है या नहीं? एंड जो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों, वो लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नहीं समझा आपको? क्वेश्चन में लेस देन टाइप, अगर मैं इसके बाद में आपको लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या आता बताओ? इसके बाद सॉल्व करो। लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ बोलो। 15, 15 प्लस 23 38, 38 प्लस 27 65, 65 प्लस 19 84, 84 प्लस 16 100। तो देखो ऊपर के नंबर वापस आ गए। नहीं समझा आपको? तो मैंने जो दिया था लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी लाया, समझा क्या? अब बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स, बोलो मोर देन 30। तो मोर देन 30 कितने लोगों को मार्क है बताओ आप? मोर देन 30 मतलब ये 19 एंड 16 35 लोग। नहीं समझा आपको? 19 प्लस 16 35 आंसर है क्या? टफ था बच्चों ये। अच्छा, कॉमन सेंस आंसर बताना तो 2 सेकंड में आता। टोटल ये 100 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, एंड उसमें से लेस देन 30 65 थे। खत्म, 100 में से 65 निकाल दो, बच्चे मोर देन 30 35। समझा क्या आपको ये? फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया, क्योंकि मैं आप कोनों में एग्जैक्ट जानता हूँ। 35 आंसर सही है क्या? तो मैंने कुछ कैसे सॉल्व किया इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होता है, देयर कैन बी शॉर्टकट, बट वो समझ है क्या आपको? ये शॉर्टकट टीचर बताएगा तो वो वर्क नहीं होता रहता है, समझ है कि वो अपने को समझना चाहिए, है कि नहीं? एंड एग्जाम में कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या है इसके बारे में 5 मिनट सोचते, तो 5 मिनट सोचना पड़ रहा है तो वो शॉर्टकट है ही नहीं। समझ रहा है कि नहीं? शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, 5 मिनट से सोच रहा है कि नहीं? फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300। तो चलो बोलो, मोर देन 200 ऐसे दिया हुआ है, मोर देन 200, देन मोर देन 250। समझा क्या? 250 टू 300, समझ आएगा आपको ये? तो 300 टू 350। चलो बोलो मोर देन 200 कितने ऑब्जर्वेशन है? एक काम करता हूँ, इधर मैं 200 टू 250 ऐसे करता हूँ, 200 टू 250। समझ आएगा आपको ये? मोर देन 200 कितने लोग हैं बोलो? 56। नहीं समझा आपको ये? बट ये 56 में मोर देन 250 कितने हैं? 38। समझा क्या आपको ये? तो बताओ वो 56 के अंदर 38 जो है वो तो 250 के भी ऊपर है, तो 200 और 250 के बीच में क्या रहेंगे? 56 माइनस 38। नहीं समझा आपको? कितना आता है? 18। समझा क्या? अब बताओ 250 से ज्यादा वाला कितने हैं बोलो? 38। बट वो 38 के अंदर 15 जो है वो तो 300 की भी ऊपर है, तो 38 माइनस 15 करो, कितना आता है? 23। नहीं समझा आपको? अब बताओ मोर देन 300 कितने लोग हैं बोलो? 15। उसमें से मोर देन 350 कितने हैं? 0। तो 300 और 350 के बीच में कितने रहेंगे फिर? 15। नहीं समझा आपको? कुछ गया दिमाग में? तो ये ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। समझा क्या आपको? ये क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार बताओ, बोलो। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर बिटवीन 250 एंड 300? तो आंसर इज 23। 250 एंड 300 के बीच में 23 ऑब्जर्वेशंस है। वी हैव कन्वर्टेड ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी, लगे तो लिखो बाजू में, वी हैव कन्वर्टेड ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी। एंड इसके ऊपर के क्वेश्चन में क्या किया था हमने? लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी। सही है? क्या लिख रहे हैं बाजू में इधर? वी हैव कन्वर्टेड, बोलो, ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन टाइप ऑफ cumulative frequency into frequency. We have converted greater than type of cumulative frequency into frequency. And ऊपर के क्वेश्चन में भी लिखो, we have converted, बोलो,
लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी. इधर लिखते हैं हियर वी हैव कन्वर्टेड, बराबर है ना. हियर वी हैव कन्वर्टेड, क्या कन्वर्ट किया, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. वी हैव कन्वर्टेड लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. सही है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अ शुगर in a month under the heads material, labor, expenses, overheads are 12, 20, 35, 23. What is the difference between central angles of the largest and smallest component? Largest and smallest. सबसे पहले तो मुझे बताओ हेड्स कौन से मटेरियल, बोलो, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स. समझ रहा है? बोलो इस पे खर्चा कितना कितना है हर हेड के अंदर. 12, 20, 35, 23. इसका टोटल बताओ. टोटल 90 है. एंड अब मुझे चाहिए एंगल इन पाई चार्ट. एंगल इन पाई चार्ट. तो बोलो एंगल इन पाई चार्ट क्या आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360 कितना आता है. 48 डिग्री. 48 डिग्री है क्या. नेक्स्ट कितना डिग्री आएगा बोलो. 80 डिग्री. नेक्स्ट 140 डिग्री एंड नेक्स्ट 92 डिग्री. ऑब्वियसली इसका टोटल आएगा 360 डिग्री. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है भाई. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का डिफरेंस. तो बोलो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 48 एंड लार्जेस्ट 140. तो दोनों का डिफरेंस बताओ. 140 एंड 48 का डिफरेंस 92 डिग्री. समझा क्या. तो यहां पे लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट and largest angle. Smallest and largest angle 140 minus 48. 140 degree minus 48 degree. Answer is 92 degree. कौन सा फॉर्मूला यूज किया एंगल इन अ पाई चार्ट के लिए. वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360. वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360. ये फॉर्मूला यूज किया हमने. सही है क्या. वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360. तो ये टोटल 90 था, ये टोटल 360 था. समझा सबको. ये एंगल इन अ पाई चार्ट अपने को मिल गया. क्या मिल गया. एंगल इन अ पाई चार्ट. सही है बच्चों. कुछ गया दिमाग में. चलो नेक्स्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जनरली फॉलोज बेल शेप. थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या बताओ. देखो कहीं पे कहाँ लिखा था ये ढूंढ के निकालो. बेल शेप कर में ऐसे लिखा था क्या. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इनकम फॉलोज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन. समझता है क्या पढ़ा हुआ कैसे एमसीक्यू में कन्वर्ट होता है. इसलिए वो ठीक से पढ़ना, ध्यान देके पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही उड़ा नहीं सकते हम लोग उसको, है नहीं. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज बेल शेप. मोस्ट कॉमनली बेल शेप यूज होता है. ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम. ग्राफ इज अ. नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. कल यूज किया था क्या. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ऐसा फॉर्मूला लिखा था क्या. नेक्स्ट, टैली मार्क डिटरमाइन क्लास फ्रीक्वेंसी. टैली मार्क से कहा था क्लास फ्रीक्वेंसी. एंड एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम के अंदर ही एरिया है ना. नेक्स्ट, ओगायूज इज अ लाइन डायग्राम. सही है. unequal width of classes in a frequency distribution do not cause any difficulty in construction of histogram. मतलब ऐसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा इक्वल होना जरूरी नहीं है. हमें 20 to 60, 60 to 100 कुछ भी रहा तो चलता है ना. 100 to 200 डायरेक्ट चलता है कि नहीं. नेक्स्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ओगायूज. और क्या बोलते हैं उसको. ओगायूज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स. ओगायूज और
cumulative frequency curves. Next, most common form of diagrammatic presentation of a group frequency distribution is histogram. Vertical bar diagram may appear somewhat like histogram. Vertical bar diagram मतलब histogram की तरह ही दिखता है ना. Number of types of cumulative frequency is 2. कौन से दो type? Less than type of cumulative frequency and greater than type या more than type of cumulative frequency. लिखो लगे. Less than type of cumulative frequency, less than type and बोलो more than type या greater than type. More than type of cumulative frequency, less than type and more than type of cumulative frequency. समझा आपको ये? Next, a representative value of class interval for calculation of mean SD MD is class mark. नहीं समझा आपको ये? मुझे बताओ 10 to 20 रहा तो हम x बोल के क्या लेते? 15 लेते. इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं भाई, 10 to 20 के बीच में 11 रहने दे, 12 रहने दे, 18 रहने दे, 19 रहने दे, हम उसको 15 मानेंगे. नहीं समझा आपको? मतलब 10 to 20 के बीच का हर नंबर हम 15 ही मानते हैं ना बाद में. एक्चुअल में तो 11 भी रह सकता है, 18 भी रह सकता है. तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं भाई, 10 to 20 का बीच का कोई भी ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव इज 15. का रिप्रेजेंटेटिव इज 15. समझा आपको ये? In all statistical calculations and diagrams involving endpoints, classes dash are used. हाँ बोलो बोलो, क्लास में क्या यूज होता है? बाउंड्रीज, वैल्यूज, बोथ, नन. कौन सा यूज होता है? बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज आर यूज्ड. नहीं समझा आपको? अपर बाउंड्री ऑफ अ क्लास कोइंसाइड विद द लोअर बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास. ट्रू और फॉल्स? होता है. बाउंड्री लिमिट मैच होगा जरूरी नहीं है, बट बाउंड्री तो मैच 10 to 20 रहा तो अगला 20 ही रहता है. 9.50 to 19.50 रहा तो अगले का लोअर 19.50 ही रहता है बाउंड्री में. बट लिमिट में ऐसा भी हो सकता है 10 to 18, अगला 20 to 28. तो 18 and 20 कहाँ मैच हुआ है या नहीं? बट क्योंकि वो 18 and 20 लिमिट्स थे, बाउंड्रीज नहीं. समझा आपको? नेक्स्ट, लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज लोअर क्लास बाउंड्री या लिमिट. बाउंड्री, बाउंड्री पीछे रहता है ना उसके भी. समझ आएगा आपको ये? नेक्स्ट, व्हेन वन एंड ऑफ अ क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज नोन एज ओपन एंड. ओपन एंड मतलब अब जैसे कि समझो डेटा ऐसा है बिलो 10, ध्यान दे रहे हो क्या आप? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव, 40 एंड अबव. तो इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा विथ ओपन क्लास इंटरवल्स. क्या बोलते हैं उसको? डेटा विथ ओपन क्लास इंटरवल्स. एंड शायद आपको याद आता रहेगा, इन केस ऑफ डेटा विथ ओपन क्लास इंटरवल्स, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन एंड बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डिविएशन. इसको बोलते हैं डेटा विथ ओपन क्लास इंटरवल्स. याद है कि आपको आगे का कुछ? In case of data with open class intervals, best measure of central tendency is median, best measure of dispersion is quartile deviation. Next, when all classes have equal width, the height of a rectangle in histogram is numerically equal to, बोलो, class frequency. नहीं समझा आपको? अरे वो क्लास, ये ऊपर का हाइट जो रहता है वो कहाँ तक जाता है? जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही जाता है ना? Yes or no? Next, to find mode of the data graphically, we used histogram. In representing single frequency distributions of a discrete variable, dash is useful. In case of representing simple frequency of a discrete variable, bolo, frequency polygon. Diagrammatic presentation of a cumulative frequency distribution is known as Ogai's class and frequency. 0 to 10, 10 to 20 दिख रहा है क्या? For the class 20 to 30 cumulative frequency क्या आएगा बोलो? 5 plus 8 plus 15 मतलब कितना? 28. नहीं समझा आपको? समझा या नहीं? चलो मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट करता हूँ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बताओ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 5 plus 8 13, 13 plus 15 28, 28 plus 6 34, 34 plus 4. ये कौन सा फ्रीक्वेंसी था? लेस देन टाइप या मोर देन टाइप? Obviously this is less than type of cumulative frequency.
लेस देन टाइप ऑफ कौन सा फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। नेक्स्ट, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इन हिस्टोग्राम। 10 to 20 रहा तो ब्रेड्थ 10-20 रहा ना, अरे यहाँ पे नीचे समझ आए क्या आप, एंड ये बाद में समझो ये बड़ा रहा मतलब ये इसका ब्रेड्थ 10 to ये 60 रहेगा, समझ आए क्या आपको ये। तो ब्रेड्थ किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्लास विड्थ की वजह से, यस और नो। नेक्स्ट, इन हिस्टोग्राफ क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, बोथ, नन। ओवरलैप बोथ कैसे होगा यार, 10 to 20, अगला 20 to 30 रहता है, या 22 तो पक्का ही रहेगा ना, एक दूसरे को ओवरलैप करता है ना वो। नेक्स्ट, देर आर डैश मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, 4, कौन से बताओ, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, याद नहीं लाने को। 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन याद है क्या, लिखो इधर 4 मेथड्स कौन से 1 बोलो, क्रोनोलॉजिकल, सेकंड ज्योग्राफिकल, थर्ड क्वालिटेटिव, एंड फोर्थ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड फोर्थ क्वांटिटेटिव, सही है क्या बच्चों, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देयर आर डैश मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 3, कौन से लिखो इधर, टेक्सचुअल, सही है ना, सेकंड टैबुलर, एंड थर्ड डायग्रामेटिक। एंड ग्राफिकल नहीं है क्या, ग्राफिकल नहीं है क्या इसमें, ग्राफिकल जो है वो डायग्रामेटिकल में ही काउंट होता है, याद है क्या आपको। फॉर ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, द क्लास मार्क ऑफ 0 to 10 इज 5, कोई डाउट ही नहीं, 0 + 10 डिवाइड बाय 2। For the class 0 to 9, 10 to 99, 10 to 19, 20 to 29, class mark of 10 and 19 is 14.50, 10 + 19 डिवाइड बाय 2। इसमें भी डाउट है क्या, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज मेंट फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, याद है क्या ऐसे कुछ। नेक्स्ट, LCB इज अ लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, relative frequency of a particular class lie between 0 and 1, नेगेटिव होने तो कोई संबंध नहीं है, yes और no, कैरेक्टरिस्टिक, ओके। एंड आपको 3 में से कौन सा ऑप्शन है चूज करना है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल या एट्रीब्यूट, बोलो। इनकम, इनकम इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, लिखो सामने, इनकम इज अ प्रॉफिट, a continuous variable, profit is a continuous variable, blue color is an attribute क्योंकि ये qualitative characteristic है, honesty is an attribute, qualitative characteristic है, nationality is an attribute, number of shares a discrete variable, a discrete variable, age a continuous variable, number of members a discrete variable। तो एक बार फाइंड कैसे करते हैं उसका लॉजिक समझना है ना बच्चों। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग हैबिट एन एट्रीब्यूट एज इट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ब्यूटी इज एन एट्रीब्यूट, चिल्ड्रन इन फैमिली a discrete variable, love is an attribute as it is a feeling, बराबर है ना, it is an attribute, batch size a discrete variable, बराबर है ना, batch size मतलब number of students ना, a discrete variable, number of students कौन सा वेरिएबल है, discrete variable। कुछ गया दिमाग में, टफ था ये सब। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20 दिख रहा है क्या आपको, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड जनरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, लिखो, जनरली दिस इज यूज्ड फॉर, एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर, जनरली यूज्ड फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जनरली यूज्ड फॉर
ऐसे इधर लिखता हूँ मैं, जनरली यूज्ड फॉर, चलेगा क्या? जनरली, जनरली यूज्ड फॉर, जनरली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल, एक्सक्लूसिव जो है कंटिन्यूस के लिए, एंड इंक्लूसिव जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। तो ये चैप्टर देखो बहुत सिंपल है बच्चों, 99% इसका थ्योरी क्वेश्चन आता है जो 5-6 मार्क अपने हाथ के है, समझ रहा है क्या? एंड जो बहुत क्विक टाइम पे आते हैं। तो ये करोगे रिवाइज अच्छे से, पक्का? पढ़ लो एक आधा कोट अगर अच्छा लगा तो। स्टूडेंट लाइफ इज द सीड ऑफ योर लाइफ, प्लांट इट वाइजली। अभी स्टूडेंट हो ना तुम, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि, बराबर है कि नहीं? तुम खुद ही शोर मत मचाओ, बराबर है कि नहीं? शोर किसने मचाना चाहिए? तुम्हारे सक्सेस ने, बराबर है ना? एवरी गुड मोमेंट और बैड मोमेंट of your life is a part of your life, it is not your life। समझ आया क्या? कुछ लोग जो रहते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं, ऐसा है भाई, बहुत इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, पर्टिकुलरली पेपर टफ जाने के बाद में, है या नहीं? मुझे याद है एक हमारे वक्त एक पेपर रहता था MICS बोल के, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। इतना डेंजरस थियरी था कि बस, थियरी मतलब समझता है ना? सब जब भी मैं पढ़ता था ऐसा नींद आती थी। और मुझे याद है मैं CA फाइनल का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके, मैं फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, फाइनल में सेकंड अटेम्प्ट में किया। तो फर्स्ट गया पेपर को, और वो 10-10 मार्क के 10 क्वेश्चन रहते थे, पेपर ऐसे आधे पेज पे रहता था, 10-10 मार्क के 10 क्वेश्चन, 100 मार्क, एक भी क्वेश्चन नहीं समझ रहे, समझ रहा है क्या? एंड वो सेकंड पेपर था, पहला पेपर कॉस्टिंग का दिया था, सेकंड पेपर वो दिया, कुछ समझ नहीं रहा, समझ रहा है क्या? एक आधा पौन घंटे में बाहर आया, समझ रहा है? डायरेक्ट वो उधर वो इधर सिलाई चौक में लातरू का गाड़ी मिलता था, बुकिंग किया रात का, 2-4 दोस्त को मिला, डायरेक्ट उसी दिन घर ही गया, समझ रहा है क्या? अननेसरी चारों पेपर देंगे तो पास होंगे फेल होंगे कन्फ्यूजन, इससे अच्छा, क्योंकि पेपर दिए तो फिर लास्ट तक रिजल्ट तक सस्पेंस रहता है ना, फिर पढ़ाई भी नहीं होती है, उससे अच्छा भाई क्लियर कर दे रिजल्ट अभी, है कि नहीं? एंड फिर मैं मार्क्स देखा, मुझे तो उस पेपर में मुझे कुछ तो 12 या 13 मार्क आए थे, जो भी मैंने लिखा था पहले आधे 10-15 मिनट में लिखा रहेगा ना। तो अब बताओ वैसे देखा जाए तो वो मार्कशीट देख के तो मेरी जिंदगी खत्म है ना। अभी ये आपको क्यों पता चल रहा है? मैं बताया इसलिए ना, अदरवाइज आपको लगता है कैसे? अभी समझो कोई मेरा मार्कशीट वो देख के 12, जिसपे 12 मार्क है, वो जज किया तो, समझा है नहीं? वो जज किया तो करेक्ट है। जब मैं पढ़ाना चालू किया तब ऐसा फिर लोगों ने, 2-4 लोगों ने तो बोला ही रहेगा ना तू पढ़ाएगा, बाकी अभी जो पढ़ाते हैं वो टीचर के नाम देख जरा, समझ रहा है कि नहीं? ऐसे नाम बड़े बड़े, समझ है क्या? जिनको पूरे पुणे के CA स्टूडेंट जानते हैं, तू पढ़ाएगा, कॉस्टिंग पढ़ाएगा, समझ रहा है क्या? बट होता है ना भाई, आर यू गेटिंग दिस? अभी सिंपल मैं कुछ बहुत पोलाइटली बता रहा हूँ, अभी राइट पुणे में 70-80% इंटर के बच्चों को कॉस्टिंग मैं ही पढ़ाता हूँ, आप समझ रहे हो क्या? एंड बहुत कोई एरोगेंस के साथ नहीं बता रहा हूँ, बट एक सक्सेस, एक प्राउड फीलिंग बता रहा हूँ मैं अपना, समझ रहा है? तो एक मोमेंट डजंट डिफाइन योर लाइफ, एंड इफ यू आर हैप्पी, इवन दैट इज नॉट परमानेंट, करेक्ट और नॉट? जनरली हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस दिखा तो हम थोड़ा मास में आ जाते हैं, फिर वो भी परमानेंट नहीं है। जैसे फेल्योर परमानेंट नहीं है, वैसे सक्सेस भी परमानेंट नहीं है, समझा है नहीं? उस समय पे जो फेल्यूर है वो भी तो कभी सक्सेसफुल बनने वाला है, करेक्ट और नॉट? तो कोई एंड हर एक का एक टाइम जोन है, समझ है क्या? मैं अगर इस फील्ड में आया, मैं कुछ लोगों 4 लोगों से अच्छा किया तो मैं थोड़ा अच्छी पोजीशन में रहूंगा, बट एक दिन कोई ना कोई तो आने वाला है इस फील्ड में जो बोलेगा कि नहीं भाई विनोद रेड्डी आउटडेटेड है, अब तुम मैथ्स एंड कॉस्टिंग मेरे से पढ़ो, एंड स्टूडेंट एक्चुअली वो मानेंगे, करेक्ट और नॉट? वो दिन भी आने वाला है ना, करेक्ट और नॉट? लोग सुनील गावस्कर को बोल गए, तेंदुलकर आया, तेंदुलकर जाके कोहली आया, एक दिन अब अगले आपके बच्चे को अगर तुम बोलोगे ना विराट कोहली, वो बोलेगा कौन कोहली?
जैसे तुम्हारे जनरेशन के लोग बोलते हैं ना, कौन सुनील गावस्कर, सुना हुआ लग रहा है, कभी बैटिंग करते हो तो देखा नहीं है या नहीं, हिस्ट्री हो गई ना वो तो। बट तुम्हारे पापा को तुम्हारे दादाजी को पूछो, वो बोलेंगे क्रिकेट मतलब सुनील गावस्कर। जैसे हमारा जनरेशन बोलता है क्रिकेट मतलब तेंदुलकर, मे भी तुम्हारा जनरेशन कुछ और बोलता रहेगा, धोनी या कोहली या शर्मा, ऐसा कुछ रहेगा, वट एवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कोई पर्टिकुलर एक एक मोमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। और एक कोट है, पढ़ो इतना बस, एस्टरडे यू सेड टुमारो, बहुत कुछ है इसमें भी सीखने से, है कि नहीं? चलो फिर, चलो स्टॉप हियर फॉर द डे।